नमस्कार सभी को। मैं शांतनु चौबे, शिवा विधि संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा कि मैंने बोला था कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, जो खास करके एलएलबी सेमेस्टर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको लेकर एक सीरीज़ बनाया जाएगा। तो ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो होगा जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 352। और जिसके पहले जो वीडियो पड़ा हुआ था, आर्टिकल 105 प्रिविलेजेस इम्यूनिटी एंड पावर्स को लेकर, उस पर अच्छा खासा रिस्पांस आया। बहुत प्राइवेट मैसेजेस भी आए, डीएम्स भी आए कि भैया इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए। तो उसी सिलसिलेवार तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, केस लॉज हैं, सब कुछ एक जगह इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर जितने भी कंटेंट है उसका नोट्स एज इट इज़ नोट्स टेलीग्राम के ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर नंबर 1 कि आप लोग ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करिए। डिस्क्लेमर नंबर 2, इस वीडियो का 1.2 या 1.5x पे देखिएगा जिससे आपकी समय बचे और बचे हुए समय को आप सही जगह इस्तेमाल कर सकें। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 352 जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। अब इंडियन इमरजेंसी प्रोविज़न जो है कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360। तो क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया। तो ये प्रोविज़न लिया गया है जर्मनी। जर्मनी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसका नाम था वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में किसकी बात किया है, इमरजेंसी की बात किया है। और पूरी तरीके से देखें तो जर्मनी जो है वो ऐसा देश है कि बहुत बार इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया है, इमरजेंसी को लागू किया है। तो काउंट जैसे लगभग 250 बार जर्मनी के अंदर इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं तो उस समय के जो पहले प्रेसिडेंट थे फेडरिक एबर्ट, जिनका कार्यकाल 1919 से 1925 तक रहा, फेडरिक एबर्ट, तो वो मतलब बहुत बार इस इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए। जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ तो अ, जितने भी इकोनॉमिक कोलैप्स थे, पॉलिटिकल वायलेंस था, या फिर इथनिक ग्रुप में लड़ाइयाँ थी, तो इन सब के वजह से इबर्ट ने इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट बार बार प्रोवोक किया, बार बार मतलब अ, दुनिया के विश्व पटल पे उन्होंने उजागर किया। उसी के बाद, इबर्ट के बाद दूसरे जर्मनी के प्रेसिडेंट रहे 1925 के बाद। उनका नाम था पॉल वॉन हिडनबर्ग। ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत बार इमरजेंसी का इस्तेमाल किया। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली इमरजेंसी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे भारत के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी मेंशन है, नेशनल इमरजेंसी मेंशन है। वैसे ही जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें आर्टिकल 48 में मेंशन है। अब मामला उठता है कि भारत में कितनी बार इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जितने तरीके से हो सकता है मैंने एकदम क्रिस्टल नोट्स बनाने की कोशिश किया है। वेयर इज़ इन केस ऑफ इंडिया, भारत के परिदृश्य में देखें तो ये टोटल 3 बार इसका इस्तेमाल किया गया है, 1962, 71 और 75। ये 3 बार जो है इमरजेंसी का इस्तेमाल किया गया है भारत के केस में। 62 में क्यों? चाइना वार, 71 पाकिस्तान से लड़ाई, और 75 इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे। ये सब क्या चीज़ें हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन क्या है, इंटरनल डिस्टरबेंस क्या है, वॉर क्या है, ये सब पे भी हम लोग चल के डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो 1962 की इमरजेंसी थी, कब से कब तक चली? 62 से 68 तक, यानी 1962 से 1968 तक। फिर जो इमरजेंसी 1971 में आई, वो कहाँ तक, कब तक चली? 1977 तक। ठीक है, और उसके बाद जो इंटरनल डिस्टरबेंस था, यानी जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, वो 1975 से 1977, 2 साल ये चला। और आप लोग के मन में ये होगा कि कब स्टार्ट हुआ था, तो चाइना वाला स्टार्ट हुआ था आपका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 26 अक्टूबर से। ठीक, पाकिस्तान वाला 3 दिसंबर, और ये जो था ये 25 जून से स्टार्ट हुआ था।
ठीक है, 25 जून तक। तो ये आपका हुआ भारत के प्रदेश में नेशनल इमरजेंसी। तो अगला पॉइंट उठता है कि नेशनल इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम्ड कर सकता है। तो अब सबसे पहले मन में सवाल उठेगा कि प्रोक्लेम्ड क्या होता है, तो हम लोग अभी उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले सवाल पे आते हैं कि नेशनल इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम्ड कर सकता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही आधिकारिक तौर पर अनाउंस करेगा या फिर घोषणा करेगा कि इमरजेंसी जो है वो आज से लागू हो गई है। कैसे घोषणा करेगा? एक ऑर्डर निकालेगा, फॉर्मल ऑर्डर। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्डर निकाल के एक राष्ट्रपति अनाउंस करेगा, डिक्लेयर करेगा, घोषणा करेगा कि आज से भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो गई। ठीक, कैसे करेगा? द प्रेसिडेंट इशूज एन ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन, यानी एक प्रोक्लेमेशन क्या होता है? एक आधिकारिक तौर पर लिखित ऑर्डर होता है, लिखित रूप में। दिस ऑर्डर इज इशू अंडर द स्पेसिफिक आर्टिकल, जैसे 352 के अंदर इशू हो गया, ऐसे ऐसे 352 के बाद 356 में इशू हो गया, 360 में इशू हो गया। तो जब प्रोक्लेमेशन हो जाता है तो इमरजेंसी आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर अपने फॉर्म में आता है। माना जाता है कि आज से इमरजेंसी भारत में लागू हो गया है। जब प्रोक्लेमेशन हो जाता है उसके बाद सबसे पहले होता था जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था। ठीक, तो उसके पहले तक जो यूनियन कैबिनेट हुआ करती थी वो ओरली भी बोल दे, मौखिक रूप में भी बोल देती थी राष्ट्रपति को कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए, तो लग जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है कि यूनियन कैबिनेट जो है वो लिखित तौर पे एडवाइस दे किसको? राष्ट्रपति को। तभी राष्ट्रपति जो है ये प्रोक्लेमेशन करेगा, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन करेगा। ठीक, फिर अगला सवाल उठता है कि नेशनल इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम्ड कैसे होती है। तो उसके भी एक तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसको देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो साइन करता है और डिक्लेयर करता है इमरजेंसी को, तो पता चल गया है कैसे? प्रोक्लेमेशन ऑर्डर को। प्रोक्लेमेशन ऑर्डर एक रिटन ऑर्डर होता है, फॉर्मल ऑर्डर होता है। उसके बाद वो पब्लिश्ड होता है ऑफिशियल गैजेट में। जो ये इमरजेंसी है वो पब्लिश्ड होता है ऑफिशियल गैजेट में। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, उस पर भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे ही राष्ट्रपति ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया, तो पब्लिश करने के 1 महीने के भीतर, जैसे 1 जनवरी को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ, तो 30 जनवरी, 31 जनवरी के पहले तक ये जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउस से इसको पास कर देना चाहिए। अगर दोनों हाउस अपने अपने सदन से इसको पास नहीं किए तो ये इमरजेंसी जो है वहीं ख़त्म हो जाएगी, इमरजेंसी ख़त्म। और अगर 1 महीने के भीतर दोनों हाउस से ये इमरजेंसी वाला जो प्रोविज़न है वो पास हो गया, इमरजेंसी का जो ऑर्डर है वो पास हो गया, तो फिर ये 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। उस पर हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन की। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट कर लेना। अब आप लोग के मन में एक और सवाल उठेगा कि ये प्रोक्लेमेशन और नोटिफिकेशन में क्या अंतर होता है। तो जो प्रोक्लेमेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन होता है, जो कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक, और वही नोटिफिकेशन क्या होता है? एक ऑफिशियल पब्लिक नोटिस होती है जो गवर्नमेंट यानी सरकार या सरकार द्वारा कोई दी गई अथॉरिटी उसको इशू करती है। पर्पज क्या होता है? प्रोक्लेस यहाँ तो को मैं लिख दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन की ये बात कर रहा है और ये प्रोक्लेमेशन की बात कर रहा है। तो प्रोक्लेमेशन में क्या होता है कि जितने भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स होते हैं, यानी संवैधानिक इवेंट्स होते हैं, जैसे इमरजेंसी हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, हाउस का डिसोल्यूशन यानी हाउस का विलय हो गया, तो इन सब में प्रोक्लेमेशन इशू होता है। और वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट हो गए, जैसे आज से ये CAA लागू होगा, आज से NRC लागू होगा, आज से ये अटॉर्नी जनरल बनेंगे, ये अपॉइंट हो रहे हैं, आज से ये संभाजी के नाम पे जाना जाएगा तारीख, तो इस शहर का नाम उस शहर के नाम से बदल गया। तो ये सब जितने भी चेंजेस हो गए वो सब नोटिफिकेशन के थ्रू जारी किया जाता है। अब अथॉरिटी कौन है? तो प्रोक्लेमेशन के केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर,
और नोटिफिकेशन के केस में मिनिस्ट्रीज हो गए, डिपार्टमेंट हो गए, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई। ऐसे ही देखिए पूरा एकदम सिलसिलेवार तरीके से जितने भी मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं मैंने एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है। नीड फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो जितने भी ये प्रोक्लेमेशन होते हैं वहाँ मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट होता है कि दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस उसको अप्रूव करें। लेकिन ये नोटिफिकेशन वाले केस में रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाती लगभग। ठीक है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही जो चाहती कर देती है, दोनों हाउस से पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बार जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, वैसे समझ में आ गया होगा। और दूसरा आप लोग के मन में डाउट क्या था कि ये गैजेट पब्लिकेशंस क्या होता है, तो आइए इस पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। गैजेट पब्लिकेशन का मतलब होता है कि ऑफिशियल प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, लॉज, नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया और स्टेट। तो जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में आप जब अपने अपने घर पे सुबह उठते होंगे तो दैनिक भास्कर, आज तक, ये सब जितने भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब जितने भी पेपर होते हैं उसमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ न कुछ इवेंट्स, कुछ न कुछ नोटिस, ये सब लगी रहती हैं, ऊपर से ऐड होते हैं, प्रचार बहुत सारे होते हैं। तो ये सब क्या होता है, प्रिंटिंग हुए रहते हैं, पब्लिश हुए रहते हैं। तो जब सरकार को अपनी कोई बातें लोगों तक पहुंचानी हो, तो एक तो वो हो गया कि उनका एक हैंडल, आजकल ट्विटर हैंडल चल गया है जो एक्स में कन्वर्ट हो गया है, हर नेताओं का अपना यूट्यूब चैनल हो गया है, तो वो इजीली कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। लेकिन एक ऐसा भी तरीका था जिसको रिटन मीडियम तरीके से, यानी लिखित तौर पे, जब टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी, तब सरकार अपनी बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाते थे, तो पब्लिश करते थे। एक न्यूज़पेपर के ही जैसा एक माध्यम था, उसको कहा जाता था गैजेट। तो गैजेट में सरकार अपनी ऑर्डर को, अपने कानून को, अपने नोटिफिकेशंस को, या फिर सरकार के द्वारा किसी अनाउंसमेंट को लोगों तक पहुंचाना था, तो गैजेट का इस्तेमाल करते थे, उसी को कहा जाता था गैजेट पब्लिकेशन। अगर केंद्र सरकार को अपना बात पहुंचाना है तो कौन से गैजेट में छपता था, गैजेट ऑफ इंडिया। अगर किसी राज्य सरकार को करना है तो गैजेट ऑफ स्टेट। ठीक है। तो ये एक फॉर्मल मेथड है, दिस इज द फॉर्मल मेथड थ्रू विच गवर्नमेंट कम्युनिकेट, सरकार बात रखती है, बात करती है लीगल तरीके से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, कहाँ तक, पब्लिक तक। तो एकदम सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, यानी सिंपल मीनिंग में समझे तो जो गैजेट पब्लिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। क्या, कि पब्लिश द गवर्नमेंट ओन्ड न्यूज़पेपर। देखो और बढ़िया इसमें मतलब इसको मैं क्वेरी करके लिखा था कि गैजेट पब्लिकेशन जो है वो सरकार का अपना एक न्यूज़पेपर मान लो, जिसका वो एक पर्पज था इस्तेमाल करने का कि वो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए। तो गैजेट से हम क्या समझे कि गैजेट ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पब्लिश कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। कौन पब्लिश करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। अब सवाल उठा कि ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। अब आते हैं इधर, क्यों गैजेट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वन समथिंग इज पब्लिश इन गैजेट, जब कोई चीज़ गैजेट में छपती है तो जाहिर सी बात है जब लोग उसको पढ़ेंगे, तो क्योंकि ये गैजेट किसका है, सरकार का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, अपना खुद का न्यूज़पेपर है, तो इससे ये लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये बहुत ही ऑथेंटिक बात है, एकदम सही बात है, ये सरकारी बात है, ऑफिशियल बात है, ये इसका एक लीगल इफेक्टिव है, यानी कि ये लीगल मान्यता प्राप्त बातें हैं। पब्लिक नोटिफाइड, यानी कि ये पूरे पब्लिक को एक साथ एट वन सारे पब्लिक को नोटिफिकेशन पहुंचाए, इंडिविजुअल नोटिफिकेशन नहीं। तो मेनी लॉज, मेनी रूल्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑर्डर टेक इफेक्ट। तो जब कोई कानून, जब कोई नियम, जब कोई अपॉइंटमेंट या कोई भी आदेश, तब माना जाता है कि ये अब स्वचालित रूप से काम करेगा देश के अंदर, जब वो गैजेट में पब्लिश हो जाएगा। यानी जैसे ही वो गैजेट में पब्लिश होता है, मान लिया जाता है कि अब वो कानून देश में काम करना स्टार्ट कर दिया है। जब तक गैजेट में पब्लिश नहीं होता है, उस कानून को अभी स्वचालित रूप से स्वीकार नहीं माना जाता। देखो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कानून तभी फोर्स में आएगा, कब, जब वो नोटिफाई कर दिया जाएगा गैजेट में। न्यू डिस्ट्रिक्ट, जैसे कोई भी एक नया जिला या किसी जिले का नाम बदल गया,
तो तभी उसको ऑफिशियल रूप से नया नाम से बुलाया जाएगा जब वो गैजेट में पब्लिश्ड हो जाए। अब ये थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था कि क्यों गैजेट पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ऑथेंटिसिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट भी होते हैं, पब्लिक नॉलेज, क्योंकि पब्लिक में एम्बिग्यूटी ना रहे कि ये गलत है वो सही है, सबको एक बात सही तरीके से पता रहे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गैजेट में पब्लिश होती हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू लॉज, रूल्स, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स, लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन, को इसको कौन सा अवार्ड मिलेगा, लिस्ट निकलती है, चेंजेस ऑफ द नेम्स, शहर का नाम, रोड का नाम, व्यक्ति का नाम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप लोग को इस पॉइंट पे एकदम कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। अब आते हैं नेशनल इमरजेंसी पे। तो नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला ग्राउंड है वॉर, दूसरा ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशंस। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक। तो जो वॉर होता है, अ फॉर्मल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज, यूजली द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ठीक। यानी कि एक फॉर्मल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि यहाँ भी हथियारों को, जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, जैसे एक युद्ध का अपना एक नियम होता है, एक उसका अनाउंसमेंट होता है कि हम इस तारीख से लड़ाई स्टार्ट करेंगे। एक युद्ध का अपना एक सीज फायर डेट होता है कि फला फला तारीख को हम दोनों के मतलब नेशंस के दोनों देशों के बीच में युद्ध को विराम कर दिया जाएगा। तो ये हो गया वॉर, यानी एक फॉर्मल तरीके से लड़ाई दो देशों के बीच में। लेकिन एक्सटर्नल एग्रेशन में एनी हॉस्टाइल या वायलेंट एक्ट बाय द अनदर कंट्री दैट थ्रेटन्स इंडिया सिक्योरिटी इवन इफ इट्स नॉट अ वॉर। तो जैसे कि किसी देश ने भारत पे हमला किया और यहाँ के कुछ लोगों को बंदी बना लिया। अब यहाँ फॉर्मल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, भले ही दोनों देश अपने अपने तरीके से आर्म का इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे किसी छोटे से पार्ट पे हमला कर देना, जैसे चाइना है, चाइना अरुणाचल प्रदेश पे गांव को कभी कभी अपने अपने मैप में दिखाता है कि ये मेरे हिस्से का ज़मीन है, तो कभी अपने सेना को भेजकर अरुणाचल प्रदेश के बाहरी हिस्सों में कैंप वैम्प लगवा देता है। तो ये वॉर नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, ठीक है। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी में ये देखो, यूजली इन्वॉल्व अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। यहाँ पे डिक्लेरेशन होती है कि युद्ध होने जा रहा है, यहाँ फॉर्मल डिक्लेरेशन रिक्वायर नहीं होती। इंटेंसिटी, फुल फ्लेज मिलिट्री कन्फंट्रेशन ऑन लार्ज स्केल, यानी पूरे बड़े स्तर पर जितनी भी मिलिट्री होती है, जितनी भी आर्मी होती हैं, जितनी भी मशीनरीज होती हैं, वो लग जाती हैं, तैनात हो जाती हैं युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन में कैन बी स्मॉल स्केल अटैक, छोटे भी स्तर पे अटैक हो सकता है, फायरिंग हो सकती है, सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुई, इंडिया चाइना की जो लड़ाई हुई, तो वो वार थी। अब बॉर्डर पे जितने भी एयर स्पेस वायलेशन हो गए, लिमिटेड अटैक हो गया, या बॉर्डर फायरिंग हो गई, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उसमें आती हैं। तो ये सब आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अब तीसरा शब्द, ग्राउंड में एक तीसरा शब्द लिखा हुआ है, आर्म्ड रिबेलियन। क्या लिखा हुआ है, आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन जब संविधान बना था तो आर्म्ड रिबेलियन की जगह एक शब्द लिखा गया था जिसका नाम था इंटरनल डिस्टरबेंस। आर्म्ड रिबेलियन कब आया, 44वां संविधान संशोधन 1978, जब 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, तब आर्म आर्म रिबेलियन को ऐड किया गया, और किसके जगह ऐड किया गया, इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया। तो तुम लोग के मन में सवाल उठेगा कि इंटरनल डिस्टरबेंस से क्या प्रॉब्लम थी। तो आओ समझते हैं कि इंटरनल डिस्टरबेंस और आर्म रिबेलियन से क्या मतलब, क्यों ज़रूरत पड़ा कि इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया जाए, आर्म रिबेलियन को ऐड कर दिया जाए। तो जो इंटरनल डिस्टरबेंस था वो बहुत ब्रॉड शब्द था, यानी बहुत चीज़ों को ये कवर करता था। जैसे कि अगर देश में कहीं दंगा हो गया, कहीं प्रोटेस्ट हो गया, कहीं पे दो ग्रुपों में कहासुनी हो गई, तो अभी किसके अंदर आता था, इंटरनल डिस्टरबेंस। और इंटरनल डिस्टरबेंस पहले ग्राउंड हुआ करता था इमरजेंसी लगाने का। हमने 3 ग्राउंड बताया ना, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस। तो जब इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ करता था, यानी कि 44वां संविधान संशोधन से पहले इंटरनल डिस्टरबेंस था,
तो उस समय क्या होता था कि बहुत आसानी से इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। कहीं दंगा हो गया तो भी इमरजेंसी लग गया, कहीं प्रोटेस्ट हो गया तो भी इमरजेंसी लग गया। तो यही इसी ग्राउंड पे इंदिरा गांधी ने ये लगाया था, इमरजेंसी लगाया था, तीसरा इमरजेंसी। तो इस दोबारा इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए दोबारा इमरजेंसी का इस्तेमाल न कर सके, इसीलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाकर नया शब्द ऐड किया, आर्म्ड रिबेलियन। तो आर्म्ड रिबेलियन क्या है? आर्म्ड रिबेलियन एक ऐसा सीरियस सिचुएशन है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स हथियार को उठा ले, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तख्ता पलट वाली चीजें आ गए, जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, तो किसके अंडर कंसीडर किया जाएगा? आर्म रिबेलियन के अंदर। तब आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। यानी इमरजेंसी के हमने 3 ग्राउंड पढ़े: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन कब ऐड हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उम्मीद है सब लोग को क्लियर हो गया हो। अब उसके बाद ये सब देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा गया है कि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए कोई पढ़ने में। ये आर्टिकल 352 में पहले हुआ करता था 1978 तक, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। अब मामला उठता है कि कंडीशन क्या होना चाहिए प्रोक्लेमेशन का। कंडीशन फॉर प्रोक्लेमेशन यानी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है कब? इफ सेटिस्फाई दैट, जब प्रेसिडेंट को महसूस हो कि जो भारत की सुरक्षा है, द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, या भारत के किसी पार्ट के अंदर, क्या बोल रहा हूँ, जब प्रेसिडेंट को ऐसा महसूस हो, प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फाइड लगे कि भारत की सुरक्षा या भारत के किसी भूभाग के अंदर डर का माहौल हो, थ्रेटेंड हो, कौन से? बाई द एबव ग्राउंड्स, ऊपर दिए गए ग्राउंड्स से। तो ऊपर दिए गए कौन से ग्राउंड थे? ऊपर दिए गए 3 ग्राउंड थे, वॉर थे, एक्सटर्नल एग्रेशन था, और आर्म्ड रिबेलियन था। इन तीनों ग्राउंड के लेकर राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो कि इन तीनों ग्राउंड के वजह से भारत की सुरक्षा के ऊपर खतरा है, तब वो इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लगेगा? कंडीशन ये लगेगा कि ये रिटन एडवाइस देना पड़ेगा यूनियन कैबिनेट को, पीएम और मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। जब एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स लिख के देंगे राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन क्या ये प्रोविजन लिख के देने वाला पहले था? नहीं। ये कब ऐड हुआ? 44वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ। ठीक। अब तुम लोग के मन में सवाल उठेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर एक शब्द से निकल के आया जिसको कहा गया केबिन। ठीक है, केबिन। तो जितने भी लोग चुन के जाते हैं वो क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक, मिनिस्टर्स होते हैं। अब आर्टिकल 75(1)(a), आर्टिकल 164(1)(a ये बात करता है यूनियन की और ये बात करता है स्टेट की। ये दोनों आर्टिकल कब आए? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, यानी 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके 2003 में 2 आर्टिकल, 2 अनुच्छेद को ऐड किया गया। क्या क्या? 75(1)(a) और 164(1)(a। इससे क्या कहा गया कि जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम 15% ही क्या बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लो 100 लोग क्या बने? मिनिस्टर हैं, काउंसिल मिनिस्टर हैं 100 लोग। तो अब इन 100 में से अधिक कितने लोग कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं? तो क्या बोला है? सिर्फ 15%। तो 100 का 15% कितना? 15। तो टोटल ये काउंसिल मिनिस्टर कितने हुए? 100। और कैबिनेट मिनिस्टर कितने बनेंगे? 15।
ठीक है, ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब ये लिखित तौर पे कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर देंगे और कैबिनेट मिनिस्टर्स देंगे। किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करेगा? इसको प्रोक्लेम कर देगा। अब हमने बात किया था प्रोक्लेम करने से 1 महीने के भीतर दोनों हाउस से उनको अप्रूव्ड कराना पड़ेगा। तो क्या हुआ? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस विद इन द 1 मंथ। पहले क्या हुआ करता था? 44वें संविधान संशोधन से पहले वो 2 महीने का समय दिया गया था, लेकिन जैसे ही 44वां संविधान संशोधन हुआ तो प्रोक्लेमेशन के 1 महीने के भीतर अब हो गया कि आपको दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा। तो दोनों हाउस से पास कराने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? टोटल मेंबरशिप जितने हैं उनके 50% और 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कंडीशन अगर फुलफिल करेंगे तो मान लिया जाएगा कि पास हो गया। और पास हो गया मतलब अब वो पूरे भारत में इमरजेंसी लागू हो गई है। तो स्टेजेस क्या हैं ड्यूरेशन के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रोक्लेम करेगा। जैसे ही प्रोक्लेम किया इमरजेंसी स्टार्ट हो गया। अब इमरजेंसी चल रही है। 1 महीने के भीतर, 1 मंथ, 1 महीने के भीतर दोनों हाउस से, यानी कि दोनों हाउस से इनको पास कराना पड़ेगा। दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा। जैसे ही दोनों हाउस से पास हुआ, अब ये फिर कंटिन्यू कब तक रहेगा? 6 मंथ तक। अब मान लो 6 मंथ पूरा हो गया और अभी भी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चली रही है, यानी अब दोबारा अभी इमरजेंसी वाला सिचुएशन बना ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसी जैसे ही आखिरी दिन होगा 6वें महीने का, ये फिर से इसको क्या करेंगे? पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देंगे। फिर वो 6 महीने के लिए बढ़ गया, फिर 6 महीने के लिए बढ़ गया। तो जब तक ये पास करते जाएंगे 6 6 महीने के लिए बढ़ते जाएगा। क्या कोई लिमिट है कि कब तक ये 6 महीना बढ़ा सकते हैं? तो आंसर है नो। नो मैक्सिमम लिमिट। वो जब तक चाहे वो 6 6 महीना के लिए बढ़ा सकते हैं। ऑन एवरी 6 मंथ एक बार अप्रूव्ड होगा, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक 6 महीने के लिए। और ये एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, जब तक चाहे वो एक्सटेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ। क्लियर है? अगला पॉइंट आता है रिवोकेशन। कैसे वो एक इमरजेंसी मान लो अब भारत में लग गई, अब उस इमरजेंसी को खत्म कैसे कर सकते हैं? रिवोक कैसे कर सकते हैं? अब उस पे आते हैं। तो इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिवोक द इमरजेंसी एनी टाइम। यानी भारत के राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है कि वो इमरजेंसी को जब चाहे तब वो रोक सकता है। कैसे? एक लेटर उसको इशू करना पड़ेगा, उसका नाम है प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन। ठीक, वो घोषणा कर देगा कि आज से इमरजेंसी भारत में खत्म। और जैसे ही प्रेसिडेंट ये वाला काम करेगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन का लेटर इशू करेगा, तब पार्लियामेंट का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, दोनों हाउस से पास कराने की जरूरत नहीं है। बस प्रेसिडेंट चाहा, इमरजेंसी खत्म। और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करेगा उस रिवोकेशन ऑर्डर पे, इमरजेंसी तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी और उसको पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। और जितने भी राइट्स, जितने भी पावर्स सस्पेंड थे, वो सब क्या हो जाएंगे? रिस्टोर हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे लोगों को। ये सब डिस्कस करेंगे, राइट्स एंड पावर कैसे सस्पेंड होते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तरीका क्या हो गया कि राष्ट्रपति जब चाहेगा तब वो रिवोक कर देगा इमरजेंसी को। दूसरा तरीका, अब मान लो राष्ट्रपति चाह ही नहीं रहा है कि रिवोक हो और सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है भारत के अंदर, तब एक रास्ता दिया जाता है लोकसभा को। ये पहले नहीं था, ये भी कब ऐड हुआ? 44वें संविधान संशोधन से। तो रिवोकेशन बाय लोकसभा। अब लोकसभा जो है वो फोर्स कर सकती है राष्ट्रपति को कि वो रिवोकेशन करे। कैसे? लोकसभा में पास सिंपल मेजोरिटी, बाई सिंपल मेजोरिटी एक रिजोल्यूशन लाएगी और उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। रिजोल्यूशन का टॉपिक क्या रहेगा? कि इमरजेंसी को खत्म किया जाए। और जैसे ही ये लोकसभा से पास होगा, इसमें राज्यसभा का नाम नहीं दिया है,
इसमें राज्यसभा का नाम नहीं दिया, यानी कि एक इमरजेंसी को रिवोक करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो लोकसभा अपने अंदर एक सिंपल मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन लाएगी, उसको पास कर देगी। जैसे ही रिजोल्यूशन पास हुआ, इमरजेंसी जो है जाएगा, ये जो रिजोल्यूशन पास होगा किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है मस्ट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस रिजोल्यूशन को साइड कर दे या वीटो पावर का इस्तेमाल करे, नहीं, इनको न चाहते हुए भी इमरजेंसी को अब क्या करना पड़ेगा? रिवोक करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये प्रोविजन का मतलब क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यू इमरजेंसी इंडेफिनिटली, यानी कि जो कोई भी सरकार हो वो तब तक इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती जब तक वो चाहे, मतलब कि बिना सर पैर के बस ये है कि मैं जीवन भर गवर्नमेंट में ही रहूं, राष्ट्रपति अपना ही है, वो भी कुछ नहीं कर रहा, हम भी कुछ नहीं करेंगे, बिना चुनाव लड़े ही सत्ता का मजा लें, तो ऐसा नहीं। ठीक, ये प्रोविजन कंपलसरी है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि लोकसभा का है, यानी हाउस ऑफ द पीपल, पीपल्स हाउस, लोकसभा, उसी का फाइनल कंट्रोल है, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब आता है आर्टिकल 353। आर्टिकल 353 बात करता है इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इमरजेंसी। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जब देश में इमरजेंसी लग जाती है तब? तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया। पहला प्रभाव क्या पड़ता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, यानी कि जो यूनियन है, जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, वो डायरेक्शन दे सकती है किसी भी राज्य या राज्य सरकार को। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर बिकेम द को एक्सटेंसिव विद द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर। ठीक, यानी कि किसी यूनियन जो है किसी भी राज्य को ये कह सकती है कि आप ये काम करिए, वैसा काम करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, देखिए कि मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये मान लो बिहार गवर्नमेंट है। ठीक, अब युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ है बॉर्डर पे, और इसको चाहिए कि यहाँ की जो बिहार का जो पुलिस है वो सेंटर से टाई अप करके नेपाल वाले बॉर्डर पे जाके कन्फ्रंट करे। ठीक, अब पुलिस किसका कार्य क्षेत्र है? पुलिस है सरकार, राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र है। तो राज्य सरकार के पुलिस को कौन आदेश दे सकता है? सिर्फ राज्य सरकार। लेकिन अब मामला कैसा है? टेंस मामला है, इमरजेंसी आपातकाल लगा हुआ है। तो अब इनको कौन ऑर्डर देगा? सेंटर ऑर्डर देगा। सेंटर उनको जहां जाके डिप्यूट करेगा, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो उनको ऑर्डर देगी उनको वो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बढ़ जाता है, स्टेट के कंपैरिजन में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बढ़ जाता है। दूसरा, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या है इसको भी देख लीजिए। पार्लियामेंट बिकेम द इन पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, यानी कि अब पार्लियामेंट उन सब्जेक्ट मैटर पे, विषय सूची पे भी अधिकृत तरीके से कानून बना सकती है जो उनके कार्यक्षेत्र के बाहर था। जैसे यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ये तीन लिस्ट होती हैं। यूनियन पे कानून कौन बनाएगा? यूनियन के अंदर जितने भी विषय सूची आते हैं उन पे कानून सेंटर बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट मैटर आते हैं उन पे कानून राज्य सरकार बनाती है, और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बनाती है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगा तो केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो यूनियन पे तो बनाएगी ही बनाएगी, स्टेट मैटर पे भी कौन बनाएगा? अब केंद्र सरकार बनाएगी। इसीलिए शब्द लिखा हुआ है कि फेडरल स्ट्रक्चर बिलोंग मोर यूनिटरी, यानी एक तरफा हो जाती है, गिविंग द सेंटर मोर कंट्रोल, सेंटर को ज्यादा कंट्रोल दे दिया जाता है। अब है आर्टिकल 354, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोविजंस। ठीक, अब ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रेसिडेंट के पास एक अधिकार होता है कि जितने भी कर हो गए, रेवेन्यूज हो गए, उनका वितरण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट के अंदर जितने भी रेवेन्यूज जनरेट होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपने स्वेच्छा के हिसाब से, कानून के हिसाब से अलॉट करती है सेंटर को और कुछ स्टेट को। तो जितने भी फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 268 से आर्टिकल 279 के बीच में,
उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से, राष्ट्र के ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, लेकिन वो परमानेंट नेचर का नहीं, टेम्प्रोरी का नेचर का होगा। क्यों क्यों ज़रूरत है आर्टिकल 354 की? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब जाहिर सी बात है, जब युद्ध चल रहा हो या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन का सिचुएशन आ जाए, तो भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो पैसे का समन्वय रहता है, बैलेंस होता है, इकोसिस्टम होती है, वो बिगड़ जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात, अपने आप एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ जाएगा देश का, और जैसे ही खर्चा देश का बढ़ जाएगा तो पैसे का शॉर्टेज होने लगेगी। तो एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जो हुई है इमरजेंसी की वजह से, उसको मैनेज करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, डिफेंस को देखने के लिए, या फिर जितने नुकसान, क्षति, डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए, वो फाइनेंशियल जो रेवेन्यूज़ के जो सिस्टम्स हैं, रूल्स हैं, नियम्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको हम बदल सकते हैं, अल्टर्ड कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 354 की ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट, आर्टिकल 358, आर्टिकल 358, ये बात करता है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। किसकी बात करता है? सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 अप्लाइज ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन। हमने क्या बताया था कि इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होने के 3 ग्राउंड थे, वॉर थे, एक्सटर्नल एग्रेशन था, और आर्म्ड रेबेलियन था। ठीक, तो आर्टिकल 358 किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे। यानी जब भी एक इमरजेंसी लागू हुई, और किस वजह से हुई, वार की वजह से या तो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, तभी आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आर्टिकल 358 कहता क्या है? आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 को सस्पेंड कर देता है। कैसे? वो देखिए, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंड। स्टेट कैन मेक एनी लॉ और टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इवन यू वायलेट द आर्टिकल 19। यानी कि जो स्टेट है, जो सेंटर है, वो ऐसा कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता है जो किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, उनका वो वायलेशन करे। जैसे मेरा एक फंडामेंटल राइट है मूवमेंट का, मेरे पास मूवमेंट का राइट टू मूवमेंट एक मेरा फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। अब मुझे स्टेट रोक दे, कहे कि आप नहीं मूव कर सकते, आपको 1 महीने तक इस पर्टिकुलर एरिया में ही रहना है। ठीक, आप कर्फ्यू लगा दे आपके क्षेत्र में, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा आर्टिकल 19 है कि मैं जाके बाहर घूमूं, नहीं, और आप इसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। यानी आपका पूरा आर्टिकल 19 ही सस्पेंड हो गया। लेकिन ये सिर्फ आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। फंडामेंटल राइट में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट के सिर्फ उस आर्टिकल की बात कर रहा है जो आर्टिकल 19 है। यानी आर्टिकल 358 सिर्फ कौन से फंडामेंटल राइट को रोकता है? आर्टिकल 19 के, और कोई नहीं। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, राइट अपने आप रिस्टोर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड, वापस मिल जाते हैं। ठीक, हाँ। अब आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 किसकी बात करता है? सस्पेंशन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो, ये दोनों, आर्टिकल 358 किसकी बात कर रहा था? आर्टिकल 358 पूरे राइट को ही सस्पेंड कर दे रहा था। लेकिन आर्टिकल 359 क्या कह रहा है? आर्टिकल 359 क्या कह रहा है? आर्टिकल 359 कह रहा है सस्पेंड तो ये भी कर रहा है अधिकार को, लेकिन कौन से अधिकार को? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अधिकार को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं, ये मान लो क्लास चल रही है, ठीक है, यहाँ पे 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं ये बोलूं कि तुम सारे बाहर जा ही नहीं सकते, मैं सारे बच्चों को, लगभग एवरीवन, सभी बच्चों को मैं ये क्या कह रहा हूं कि तुम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। यानी मैं बाहर जाने के अधिकार को सस्पेंड कर दिया। ये क्या हो गया? आर्टिकल 358। अब मैं क्या कह रहा हूं कि तुम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते, जब मेरा पीरियड खत्म हो जाएगा 1 घंटे बाद जाना। ठीक, यहां पे राइट मैंने सस्पेंड नहीं किया है, बस उस अधिकार को इन्फोर्स करने के लिए आप 1 घंटे तक अपने अधिकार का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसको मैंने सस्पेंड किया। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 359। तो वही कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव एनी कोर्ट।
यानी अगर आपका अधिकार मान लीजिए हनन हो गया, अब आपका फंडामेंटल राइट के अधिकार का हनन हुआ, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि उस हनन के बदले आपको कुछ मुआवजा मिल जाए, आपको न्याय मिल जाए। आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। यानी राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट, ये सस्पेंड हुआ है। राइट अभी भी आपको है, आप जा सकते हैं, आपको घूमने का अधिकार है, लेकिन अगर उस अधिकार को रोक दिया जाए किसी भी तरीके से, अगर वो कर्टेल हो गया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि उसके बदले में आपको कुछ मिल जाए। ये डिज नॉट सस्पेंड द राइट्स, इट्स ओनली सस्पेंड द रेमेडी, कि आपको वो प्रॉफिट न मिले। अब इसके अंदर 44वें संविधान संशोधन के बाद, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, इसमें दो आर्टिकल्स को कहा गया कि ये दो ऐसे आर्टिकल, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों को आप इन्फोर्समेंट जो कराने का अधिकार है वो सस्पेंड नहीं होगा, भले ही इमरजेंसी लगी हो। ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको आपके अंदर छूट दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 359 काम कैसे करता है। तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इशू करेंगे एक ऑर्डर, जिसमें ये लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा कि राइट्स और एरिया, कौन से राइट्स आपके कर्टेल होंगे, कौन से राइट का रेमेडी सस्पेंड होगा, कौन से एरिया के लिए काम होगा, वो सारी चीज़ उस स्पेसिफिक ऑर्डर पे, स्पेसिफिक इशू ऑर्डर पे लिखा होगा। अब सिटीजन जो हैं, वो जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, वो फाइल नहीं कर सकते केस कोर्ट में जाकर कि ये देखिए मेरा राइट था, ये सस्पेंड इमरजेंसी की वजह से मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, मुझे प्रॉफिट करिए, मुझे मुआवजा दीजिए। आप ये सब जाके कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो 7 मार्क्स में आ जाते हैं या शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं, जैसे कि 44वें संविधान संशोधन से क्या क्या अमेंडमेंट किया गया इमरजेंसी प्रोविजन में। तो पहला है कि ग्राउंड चेंज हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस से आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। दूसरा हो गया कि इमरजेंसी जो होगा वो रिटेन एडवाइस पे होगा यूनियन कैबिनेट के, पहले क्या था, ओरली भी काम हो जाता था। तीसरा कि जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल था लोकसभा राज्यसभा से पास करने का था, तो वो 1 मंथ कर दिया गया, पहले कितना था, 2 महीने था। ऐसा मैं पढ़ा चुका हूँ, बस रिवाइज करा रहा हूँ। चौथा कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी बेस्ड ऑन द आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 358 अभी पढ़ाया था ना, वो सिर्फ 2 ग्राउंड पे सस्पेंड होगा, एक वॉर पे होगा और एक एक्सटर्नल एग्रेशन पे होगा, आर्म्ड रिबेलियन पे नहीं होगा। ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ था, 44वें। और पांचवा देखिए, आर्टिकल और 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा, ये भी 44वें संविधान संशोधन से हुआ था। लोकसभा को अलग से पावर दिया गया था रिवोकेशन का, बताया था कि जैसे ही राष्ट्रपति जो है वो रिवोक ना करे, तो 44वां संविधान संशोधन करके बोल दिया गया कि स्पेशल मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से आप ये रिजोल्यूशन लाइए, और जैसे ही रिजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा से पास हो जाता है, प्रेसिडेंट का एनी हाउ प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे और इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। और स्ट्रेंथन द जुडिशियल रिव्यू और इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, इस पे एक केस लॉ भी है, उसको चल के आगे डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी से रिलेटेड अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि उस पर जुडिशियल रिव्यू बैठा सके, उस पर संज्ञान ले सके। अब नेशनल इमरजेंसी पे इफेक्ट क्या था, ये भी 7 नंबर में आ सकते हैं। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट हो गया कि स्टेट जो है उसको सारे यूनियन के बात मानने पड़ेंगे, सेंटर के बात मानने पड़ेंगे। सेंटर जो है वो टेक द कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट डिपार्टमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट है। लेजिस्लेटिव में क्या है, पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ। फाइनेंशियल पे क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को अल्टर कर सकता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस किए थे अभी। फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट रहा, आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा जैसे ही वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर से हो जाए। 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। जितने अदर फंडामेंटल राइट हैं ये रेमेडीज में भी सस्पेंडेड भी, आर्टिकल 359 भी बताया था। राइट टू कंटिन्यू, फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, इक्वलिटी, ये सब क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 19। पार्लियामेंट पे क्या इफेक्ट हो सकता है इसके, ये देखो इंपॉर्टेंट है, मे भी 7 मार्क्स में आए। तो आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 में लोकसभा का एक टर्म मेंशन है जिसमें लिखा गया है 5 साल, एक लोकसभा 5 साल तक चलेगी। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट
को एक पावर मिलता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी लगते ही पार्लियामेंट बहुत पावरफुल हो जाती है। अब ये क्या कर सकती है कि ये एक्सटेंड इट्स टर्म बाय ईयर, यानी एक साल में एक बार ये अपने साल को, अपने टेन्योर को, अपने जो इनका ड्यूरेशन पीरियड है उसको एक साल तक ये बढ़ा सकते हैं। एंड दिस एक्सटेंशन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इमरजेंसी इज इन फोर्स, यानी जब तक इमरजेंसी चलती रहेगी तब तक ये हर साल पे एक बार क्या करेंगे, खुद का जो टेन्योर है उसको एक साल बढ़ा देंगे। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो गई, इमरजेंसी खत्म होने के मैक्सिमम 6 महीने के भीतर इनका जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा। जैसे इमरजेंसी खत्म हुई, अब इनको अब मौका नहीं मिलेगा बढ़ाने का, एक साल फिर एक साल, अब मौका खत्म, इमरजेंसी खत्म, मौका खत्म। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होने के डेट से 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर लोकसभा का जो टर्म है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद अगला सवाल है कि इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है। इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी ये सब मैं दिखा चुका हूँ, एक बार देख लेंगे। इंटरनल डिस्टरबेंस जो है वो बहुत बड़ा ग्राउंड था, छोटे छोटे बातों पे इमरजेंसी लग जाया करती थी, इसीलिए उसको आर्म रेबेलियन से कन्वर्ट कर दिया गया। आर्म रेबेलियन जो है वो जब आपस के लोग या जनता, इंडिविजुअल्स, लोकल पीपल्स हाथों में हथियार उठा ले तब का ये मामला है। अब आते हैं जुडिशियल रिव्यू और इम्पोर्टेंट केस लॉस पे। अब क्या था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का केस। तो इस केस में क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी थी वो चुनाव जीत जाती हैं। इसमें सेक्शन 123 के तहत रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, राजनारायण जो रहते हैं वो उनके प्रतिद्वंदी रहते हैं। तो राजनारायण का कहना रहता है कि राजनारायण कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी हैं वो रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ती हैं लोकसभा की। तो राजनारायण का कहना ये रहता है कि ये सरकारी मशीनरी, पैसा और तत्कालीन प्रधानमंत्री भी रहती हैं, तो इनके आराम से, इनके लिए बहुत आसानी से रहता है कि लोगों के वोट्स को कन्वर्ट कर दे, लोगों को मैनिपुलेट कर दे, माल प्रैक्टिसेस कर ले। तो इनको एक एज रहता है, तो इसी को लेकर ये हाई कोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, राजनारायण, और कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का सेक्शन 123 जो बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव से छेड़खानी करता है, गलत तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, तो उसका जो जीता हुआ पद है वो उससे छीन लिया जाएगा। तो इसी के अंडर वो करते हैं। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, ये पाया जाता है कि जो इंदिरा गांधी हैं वो गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। तो ये क्या हुआ, ये फिर जुडिशियल रिव्यू हुआ, यानी कि इस पे किसने संज्ञान लिया, कोर्ट ने। तो वहीं से एक टर्म निकल के आया कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इस पे देख रेख कर सकते हैं। इसका जजमेंट 12 जून 1975, 12 या 13 जून, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा। उस समय के जो जस्टिस रहते हैं उनका नाम था जगन मोहन लाल सिन्हा, जिस बहुत जगह जगमोहन लाल सिन्हा भी लिखा रहता है। ठीक है। तो फिर इंदिरा गांधी इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, वहाँ अपील करती हैं। फिर 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल 329A ऐड होता है। तो ये बहुत दूर की चीज़ें हैं, उतना ऐड नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग का 8 को ही पेपर है। बट यहाँ तक देखिएगा कि जुडिशियल रिव्यू के ऊपर ये मामला निकल के आता है। अगला केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, 1976 का केस है। इस केस का दूसरा नाम है हैबियस कॉर्पस केस। हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें यह रहता है कि जब इमरजेंसी लगी रहती है तो उस समय बहुत सारे लोग को बिना किसी वजह के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उस समय मीसा एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी एक्ट के थ्रू लालू यादव जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी जेल में बंद थे इसी इमरजेंसी के दौरान। तो उसी समय उनकी एक बेटी होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बहुत अत्याचार रहा हमारे ऊपर, तो मैं इसको भूलूंगा कभी नहीं। तो उस समय जो जेल में वो थे तो उनकी बेटी हुई, तो उनका नाम उन्होंने रखा था मीसा यादव। आपने देखा होगा मीसा यादव जी को। तो वहीं से वही मेंटेनेंस, मीसा कोई लड़की का नाम नहीं था, वो एक्ट का नाम था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये मीसा एक्ट था। तो फिर इसमें यह उठाया गया कि किसी व्यक्ति को कानून इमरजेंसी लगाकर गैर कानूनी तरीके से आप जेल में बंद कर दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। तो इसको लेकर एक आदमी गया कोर्ट,
सारे लोग जितने भी लोग थे वो कोर्ट गए और हेबियस कॉर्पस का दुहाई दिए कि बिना किसी दलील के आप हमको जेल में बंद किए हैं, हमारा फंडामेंटल राइट कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 राइट टू मूवमेंट वो कर्टेल किया जा सकता है। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 दोनों का उन्होंने दुहाई दिया और कोर्ट ने भी एक मेजोरिटी से एक जजमेंट पास किया 4:1। और इस 4 वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने सरकार को खुला छूट दिया कि आप बिना किसी दलील के आप बंद कर दीजिए लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ कर रहा है। लेकिन उसमें एक व्यक्ति थे जो उन्होंने इन चारों के अगेंस्ट में जाके, विरोध में जाके बात किया था, उनका नाम था एच आर खन्ना। एच आर खन्ना जी। तो एच आर खन्ना उस समय बनने वाले थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन दिया और कहा कि नहीं, सरकार जो है किसी को बिना किसी दलील के कैसे एक जेल में बंद करके रख सकती है। जो इंसान है भगवान का बनाया हुआ सबसे उत्तम कला के रूप में माना जाता है। तो जब आप जेल में किसी को रख रहे हैं, जेल में किसी को बंद कर रहे हैं, जेल में किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो इससे इंसान की मौत भी हो रही है। तो एक कानून किसी की जान लेने में सक्षम तो है, लेकिन क्या वही एक कानून एक दूसरे इंसान को पैदा कर सकता है? तो नहीं। तो यहीं से माना गया कि एच आर खन्ना ने सारे जजेस के विरोध में जाकर एक जजमेंट दिया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। तो इससे उनका जितने भी जज फ्रेटर्निटी है उसमें इनकी थोड़ी आलोचना भी हुई। इनको आगे चल के एक क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा कि चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। लेकिन लोगों की स्पिरिट में, लॉ की स्पिरिट में उन्होंने बहुत अच्छा मतलब जजमेंट दिया था। लेकिन इनकी बातों को माना नहीं गया क्योंकि इनके खिलाफ 4 लोग थे। तो जो जजमेंट पास होती है वो वही जजमेंट मानी जाती है जो मेजोरिटी में हो। तो मेजोरिटी में क्या थी, 4:1 में मेजोरिटी में थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही सही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही सही है। फिर उसके बाद ये जो जजमेंट था कि आप किसी को जेल में बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कौन? अरे यार, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, थोड़ा सा छोटा बच्चा आ गया था घर में। फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थे कि ये जो जजमेंट था शिवाकांत शुक्ला वाले केस का, जो जजमेंट था इसको वापस जाके पलट दिया गया पुट्टा स्वामी के केस में, और साथ ही साथ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको पलट दिया गया और कहा गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है और वो सस्पेंड नहीं होगा। ठीक, किसी भी कीमत पे। तो इस वाले केस को यहाँ से जाके आगे चल के ओवर रूल कर दिया गया। तीसरा केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये भी बात करता है किसकी, जुडिशियल रिव्यू की ही बात करता है। अगला जो केस है वो है एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बात करता है कि जो भी इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड की जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा वो किसके सब्जेक्ट पे है, वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट पे है। तो वही सेम सारी बातें हैं, अलग अलग केसेस हैं जिनका जजमेंट लगभग सेम है। तो इसको लेकर आप देख सकते हैं। फिर अगला लास्ट है कि टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, जिसमें है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 जो हम लोगों ने पढ़ चुका है, स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल 356, जो ज़रूरत पड़ेगी आप लोग का डिमांड रहेगा तो इसको भी पढ़ा दूंगा, छोटा सा टॉपिक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से कभी क्वेश्चंस आते नहीं, तो अगर कोई व्यक्ति अपने भी तरीके से पढ़ाई कर रहा हो तो इसको आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ से अभी तक नहीं देखा गया कि सवाल यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोग का रिस्पांस होगा मैं स्टेट इमरजेंसी को पढ़ा दूंगा अगर आप लोग को ज़रूरत हुई तो। नहीं तो इतना पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशियंट है। 14 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। बहुत सारा क्वेरी था कि टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा, तो आप मेरे प्रोफाइल में जाइएगा यूट्यूब के, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पे इंस्टा आईडी और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग कहीं भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ना भी मिले तो मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, मेरे नंबर हर जगह पड़े हुए हैं, मैं उनको प्रॉपर अपना पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय महामना, जय बीएचयू और बेस्ट ऑफ लक।